विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग, उसमें आज हमने करना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजेता राष्ट्रों से पराजित राष्ट्रों को जिस प्रकार अपमानित किया गया, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप संसार को एक और महायुद्ध की विनाश लीला देखने को मिली। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में परिवर्तन हुए, जिसके कारण यूरोप में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जर्मनी और इटली में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद की विजय थी। इस विजय ने द्वितीय विश्व युद्ध के बंद द्वार को खोल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला और इसमें 61 देशों ने भाग लिया। इसके जो कारण थे, नंबर 1, वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध वर्साय की संधि का परिणाम था। अगर आप कारण ढूंढेंगे तो उसका कारण क्या था? वर्साय की जो अपमानजनक संधि थी वो थी। वर्साय की संधि ने यूरोप में प्रतिशोध का जो बीज बोया, वह कालांतर में द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में प्रस्फुटित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजेता यानी मित्र राष्ट्रों अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस आदि ने वर्साय की संधि का कड़वा घूंट पीने के लिए जर्मनी को बाध्य कर दिया। इस अन्यायपूर्ण संधि के द्वारा जर्मनी की न केवल सैन्य शक्ति को छीन कर दिया गया, बल्कि उसके विशाल साम्राज्य को भी विघटित कर दिया गया। जर्मनी के औद्योगिक एवं खनिज संपदा वाले क्षेत्रों पर बलात् अधिकार कर लिया गया। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मन प्रतिनिधियों को अपमानित किया गया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भारी हर्जाना थोप दिया गया। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि देश सम्मिलित थे। बाद में क्या हुआ? हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने वर्साय की संधि को न केवल अस्वीकार कर दिया, बल्कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया। अगला, इटली और तुर्की का संतोष। इटली और तुर्की भी वर्साय की संधि से पूरी तरह संतुष्ट थे। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली को जो वचन दिए थे, उन्हें शांति सम्मेलन में पूरा नहीं किया गया। फलतः इटली भी फ्रांस और इंग्लैंड से बदला लेने के अवसर की तलाश में था। इटली में फासिज्म का उदय हुआ, विकास हुआ और मुख्य आधार वर्साय की संधि ही थी। मित्र राष्ट्रों ने टर्की के साथ सेवरीज की संधि करके उसके अधिकांश क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। टर्की ने इस संधि का खुलकर विरोध किया और कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। पेरिस सम्मेलन की यह संधि भी अस्थायी सिद्ध हुई। इन संधियों ने यूरोप में असंतोष और क्षोभ का वातावरण उत्पन्न कर दिया। परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई संधियां द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। अगला है हिटलर की आक्रामक नीति। 1934 में हिटलर जर्मनी के लोकप्रिय तानाशाह के रूप में सत्तासीन हुआ। उसने वर्साय की संधि का उल्लंघन करते हुए जर्मनी में एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। हिटलर ने आक्रामक नीति अपनाकर राइनलैंड, ऑस्ट्रिया, मेमल और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर की इस कार्रवाई से मित्र राष्ट्र भयाक्रांत हो गए। फलस्वरूप उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। अगला है शस्त्रीकरण। यद्यपि मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की सैन्य संख्या को 1 लाख तक सीमित कर दिया और पनडुब्बी व जंगी जहाज, गोला बारूद आदि रखने का अधिकार भी उससे छीन लिया था, किंतु मित्र राष्ट्रों ने अपने आयुध एवं सेना बढ़ाने का कार्य निरंतर जारी रखा। 1934 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी का शस्त्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? हिटलर ने जर्मनी का शस्त्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया। फलतः यूरोप में आयुध संग्रह एवं विकास की होड़ लग गई। कालांतर में यह संग्रह द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। ज्यादा हथियार जमा करोगे तो युद्ध होना ही होना है, ठीक है। अगला है लीग ऑफ नेशंस की दुर्बलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति एवं सामूहिक सुरक्षा के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, किंतु इसके शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रों की मनमानी एवं स्वार्थ प्रियता ने इसे अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होने दिया। राष्ट्र संघ विभिन्न राष्ट्रों के आक्रमणों को रोकने में सर्वथा असफल रहा। जापान द्वारा चीनी प्रदेश मंचूरिया पर आक्रमण 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। इटली ने अबिसीनिया पर आक्रमण कर दिया 1935 में। जर्मनी ने 1938 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर दिया। इन घटनाओं ने लीग ऑफ नेशंस की दुर्बलता को प्रकट कर दिया।
इस प्रकार लीग ऑफ नेशंस की असफलता द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। इसीलिए बार बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मोदी जी बोल रहे हैं कि यूएनओ भी पुराना हो गया है, उसमें फेरबदल की जरूरत है। भाई क्या जरूरत है? बहुत से देशों को अंदर लेना पड़ेगा। स्थायी सदस्यता क्या है ये? स्थायी अस्थायी बनाना है तो सबको सदस्य बनाओ। स्थायी सदस्यता मतलब फिर वो वीटो पावर, ये सब चीजें गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? इससे बड़े और छोटे का क्या हो रहा है? भान हो रहा है। मतलब ये इक्वलिटी नहीं है एक तरह से। मतलब कोई देश गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप उसको क्या कर दो, अपनी चीजें थोपो कानून बनाकर। चलो जी अगला, उग्र राष्ट्रीयता की भावना। मैंने कहा राष्ट्रीयता अच्छी चीज है, नेशनलिज्म अच्छी चीज होती है, लेकिन जब उग्र हो जाता है तो वो घातक होता है। ठीक है, उग्र राष्ट्रीयता की भावना। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व शक्ति संपन्न राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर इसके ज्वलंत उदाहरण थे। ठीक है, अगला साम्राज्यवादी नीति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने जर्मनी को शक्तिहीन बनाकर उसके प्रदेशों एवं उपनिवेशों को हस्तगत कर लिया था। आगे चलकर मुसोलिनी ने अबिसीनिया को अधिकृत कर दिया। अबिसीनिया यानी इथियोपिया। अबिसीनिया मतलब इथियोपिया, जिसको आप इथियोपिया बोलते हैं, अफ्रीका में है, इथियोपियन हाईलैंड। जापान ने मंचूरिया को अधिकृत कर साम्राज्यवादी नीति को प्रश्रय दिया। मंचूरिया, मंचूरियन खाते हो? तो मंचूरिया के मैदान है दरअसल चाइना में। वो जो शब्द आया मंचूरियन, वहीं से आया है। ठीक है, जापान ने मंचूरिया को अधिकृत कर साम्राज्यवादी नीति को प्रश्रय दिया। इस सब की परिणति द्वितीय विश्व युद्ध था। अगला है तुष्टिकरण की नीति। दो विश्व युद्धों के मध्य इंग्लैंड ने जिस नीति का अनुसरण किया उसे तुष्टिकरण की नीति का नाम दिया जाता है। इस नीति के कारण इंग्लैंड ने तानाशाहों की आक्रामक कार्यवाहियों का विरोध नहीं किया, अतः द्वितीय विश्व युद्ध आवश्यक हो गया। अगला, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही मित्र राष्ट्रों का एक गुट बन गया था। 1937 ईस्वी में रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के बन जाने से विश्व में दो शक्ति गुट बन गए। इस प्रकार गुटबंदियों के द्वारा भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन हुआ। जो हारे हुए थे वो क्या हो गए? एक तरफ हो गए। जो जीते हुए थे वो एक तरफ हो गए। तात्कालिक कारण। तानाशाह हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड की कैपिटल वारसा है, विस्चुला नदी के तट पर है। आईएएस का क्वेश्चन है कभी। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विस्चुला। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार धीरे धीरे विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का स्वरूप। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से अधिक विध्वंसक एवं विनाशकारी था। इस युद्ध में आणविक आयुधों का प्रयोग किया गया, परमाणु बम गिराए गए। पता है ना, हिरोशिमा नागासाकी। हिटलर ने इस युद्ध में अनेक यंत्रीकृत शस्त्रों का प्रयोग किया। हिटलर की यंत्रीकृत युद्ध नीति वज्र युद्ध यानी ब्लिट्जक्रिग के नाम से प्रसिद्ध है। वज्र युद्ध नीति किसकी थी? हिटलर की थी, यंत्रीकृत युद्ध नीति। वो समझ गया था यार कितनी जनसंख्या होगी, करोड़ लोग तो मारे गए थे मेरे ख्याल से प्रथम विश्व युद्ध में, और ये भी पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इससे ज्यादा मारे जाने हैं। तो कितने लोग लड़ेंगे? तो बिना यंत्रों के नहीं लड़ा जा सकता था, है ना। तो हिटलर का कभी देखना आप, मैंने कहा टैंक देखना, उनके टैंक वाले जो युद्ध है। हालांकि और आज अगर विश्व युद्ध हो गया तो आज तो और खतरा है भाई। आज तो क्या है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स और फायर एंड फॉरगेट जैसी मिसाइल हैं। उस जमाने में तो जो लड़ाकू विमान थे उन्हें निशाना लगाना पड़ता था आगे वाले पे, अब तो वो भी नहीं है। अब तो बस खाली एक बार टारगेट सेट कर दिया, अब जहां जाएगा उसके पीछे पीछे मिसाइल, क्या उसको हिट करके, फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं उसको। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन चुकी हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मारक क्षमता, समझ रहे हो। अब तो क्या है, जो दिवाली पर रॉकेट छोड़ते हो ना जैसे, बस वैसे ही छोड़ने, नहीं आया समझ में। हाँ, और अगर परमाणु युद्ध हो जाता है तो फिर तो समझ लीजिए कि फिर तो नाश है। रामायण में भी देखा होगा आपने, नहीं बोलते महाभारत रामायण में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें कि नहीं करें, बड़ा सोच समझ के करते थे। ब्रह्मास्त्र बोलते थे कि भाई अगर ब्रह्मास्त्र चला दिया तो क्या हो जाएगा, तबाही हो जाएगी वहां पर। ऐसे ही परमाणु युद्ध भी है।
अच्छा जी, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से अधिक विध्वंसक और विनाशकारी था। इस युद्ध में आणविक आयुधों का प्रयोग किया गया। हिटलर ने वज्र युद्ध नीति का प्रयोग किया। ठीक है, यह विश्व युद्ध यूरोप महाद्वीप से प्रारंभ होकर भूमध्य सागर, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों तक फैल गया। विश्व की 61 देश, लगभग 75% जनसंख्या ने इस युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1941 के अंत तक यह महायुद्ध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसार के सभी महाद्वीपों, महासागरों और सागरों पर फैल गया। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं, द्वितीय विश्व युद्ध की जो कि 1939 से 45 तक चला, इस प्रलयंकारी युद्ध की जो प्रमुख घटनाएं हैं, एक जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद देजिंग नगर को जर्मनी से अलग कर दिया गया। कालांतर में जर्मनी यानी हिटलर, इस समय जब मैं जर्मनी बोलूंगा तो हिटलर समझना, ठीक है। जर्मनी ने मांग की देजिंग नगर जर्मनी को वापस कर दिया जाए, परंतु ब्रिटेन ने उसकी मांग की उपेक्षा कर दी। फलतः हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। रूस ने भी इस समय पोलैंड पर हमला बोल दिया। अब रूस इस समय इस तरफ है। पोलैंड पराजित हुआ। पोलैंड की रक्षा के लिए 3 सितंबर 1939 ईस्वी को फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार इन दोनों आक्रमणों के फलस्वरूप विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। सोवियत रूस और फिनलैंड का युद्ध, नवंबर 1939 ईस्वी में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस पर फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। सोवियत संघ ने बाल्टिक राज्यों को अपने प्रभाव में लाने हेतु संधियां भी की। बाल्टिक सी के बगल में जो कंट्रीज हैं उन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1940 का घटनाक्रम, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय। महत्वाकांक्षी हिटलर ने पोलैंड की विजय से उत्साहित होकर नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया, उसे अपने अधीन कर दिया। अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए हिटलर ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। बिना किसी भयानक युद्ध के 14 जून 1940 ईस्वी को वह पेरिस पर कब्जा करने में सफल हो गया। इधर इटली ने जर्मनी के सहयोग के लिए युद्ध में प्रवेश किया। 22 जून 1940 ईस्वी को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जर्मनी यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया 1940 तक। फिर आती है ब्रिटेन की लड़ाई। अब जर्मनी के समक्ष यूरोप में ब्रिटेन ही एक शक्तिशाली स्तंभ के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए था। उस समय जर्मन वायुसेना ने अगस्त 1940 ईस्वी में हवाई हमला कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने हमले का प्रतिरोध किया और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। फिर 1941 का वर्ष आया। फिर इसमें क्या हुआ? सोवियत संघ पर जर्मनी का आक्रमण। ब्रिटेन को छोड़कर संपूर्ण यूरोप का स्वामी बनने के बाद हिटलर ने 22 जून 1941 ईस्वी को संधि की परवाह न करते हुए सोवियत रूस पर ही आक्रमण कर दिया। जर्मनी के इस आक्रमण ने युद्ध क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और रूस एक हो गए, अर्थात विश्व 2 ध्रुवों में विभाजित हो गया। कालांतर में इस एकीकरण ने जर्मनी, जापान और इटली को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण, एक पिक्चर भी है, उसको देखना। पर्ल हार्बर, यही वो घटना थी जिसकी वजह से परमाणु बम गिरा जापान में। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अप्रत्याशित तरीके से पर्ल हार्बर स्थित अमेरिका की नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण करके अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया। 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और ठीक इसके बाद जर्मनी और इटली ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सही अर्थों में विश्व युद्ध व्यापक हो गया। मित्र राष्ट्रों की संगठित सैन्य शक्ति के सामने जर्मनी की एक न चली, जर्मनी असफल हो गई। 1942 का घटनाक्रम, जापान का ईस्ट इंडीज पर अधिकार। 1942 में जापान ने ईस्ट इंडीज पर अधिकार कर लिया तथा मलाया और सिंगापुर को भी अधिकृत कर लिया। इस समय सोवियत संघ में जर्मन सेनाएं पराजित हुई और अफ्रीका में जर्मनी पराजित हुआ, अर्थात मित्र राष्ट्रों की विजय का मार्ग खुल गया। 1943-44 का घटनाक्रम, जर्मनी और इटली की पराजय। 1943 ईस्वी तक मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर भीषण बमबारी की। सोवियत संघ ने भी जर्मनी पर हमला बोल दिया। 1944 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने रोम पर अधिकार स्थापित कर लिया। पूर्वी यूरोप में जर्मनी के प्रभुत्व का अंत हो गया। फ्रांस में मित्र राष्ट्रों ने जर्मन सेनाओं को पराजित कर दिया। अब फ्रांस जर्मन आधिपत्य से मुक्त हो गया।
23 अगस्त 1944 ईस्वी को जनरल डिगाल ने पेरिस के राजमहल पर फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा फहराया। उधर अमेरिका की सेना ने जापान को परास्त कर मार्शल द्वीप पर अधिकार कर दिया। अब आता है 1945 का घटनाक्रम, है ना। ये था सबसे खतरनाक। पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण के प्रतिशोध में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिरा दिए। हिरोशिमा होन्शु आइलैंड पर है, नागासाकी क्यूशु आइलैंड पर है जापान के, ठीक है। तो लिटिल मास्टर या लिटिल बॉय करके क्या बम के भी नाम थे। वो पायलट अभी कुछ साल पहले मरे हैं जिन्होंने परमाणु बम गिरे थे। पूरा जीवन उनका सोचो कैसे गया होगा। हालांकि देश के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अशांति जरूर रही होगी कि उनकी वजह से हजारों लाखों लोग क्या हो गए, एक सेकंड के अंदर क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है भाई। तो 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी, ठीक। जापान में भारी धन जन की हानि हुई। विवश होकर जापान को 14 अगस्त 1945 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये 14 अगस्त और 15 अगस्त इसीलिए हम मनाते हैं। हमें जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त 14 अगस्त, तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे, 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है, 15 अगस्त को हम मनाते। तो हमें स्पेशल डेट पर उन्होंने क्या किया, आजादी दी। मतलब जबकि एक्ट पहले पास हो चुका था, जबकि संसद ने, ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, देखो डेट बताओ। जुलाई में हो गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कायदे से एक्ट पास होते ही हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, डेट बताइए। नहीं, जो क्राउन के साइन होते हैं। नहीं भाई, 18 जुलाई, 18 जुलाई को क्राउन के साइन हो गए। कायदे से हमें 18 जुलाई को मनाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उन्हें एक ऐतिहासिक तिथि का इंतजार किया, उन्होंने 15 अगस्त को मनाओ भैया। 14 को पाकिस्तान तुम मनाओ और 15 को तुम मनाओ। 12 बजे रात को, बहुत समय पहले नियति के साथ हमने एक समझौता किया था, है ना, नेहरू ने बोला उसमें। आगे ये क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो वो 26 जनवरी 1930 वाली जो डेट थी, उसके 26 जनवरी को हम लेके आए कहां पर, 1950 में। जबकि संविधान जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया जो हमने, वो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को कर दिया था। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को कर दिया था, लेकिन हमने 26 जनवरी ऐतिहासिक तिथि का इंतजार किया और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया। क्लियर हो गया। तो दो क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। अगला, इधर मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर सीधा आक्रमण प्रारंभ कर दिया। सोवियत सेनाएं जर्मनी को पराजित करती हुई बर्लिन पहुंचने में सफल हुई। जर्मनी की पराजय को अवश्यंभावी देखकर हिटलर ने 1 मई को आत्महत्या कर ली। जितने भी डिक्टेटर हैं उनकी मौत अच्छी नहीं होती है, चाहे वो मुसालिनी हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। 1 मई को आत्महत्या कर ली। इसके बाद एडमिरल डोनिज ने जर्मनी के प्रधान का पद ग्रहण किया। 2 मई 1945 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों के सामने घुटने टेक दिए और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया। जर्मनी व जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो जापान ने क्या किया फिर, क्या रोता रहा, विश्व शक्ति बना भाई जापान। सेनाएं कहां है जापान के पास, जापान को सेना रखने का अधिकार नहीं था। नहीं आया समझ में। जापान ने क्या किया, जापान ने अपनी पीढ़ियों को सुधारा, मानव संसाधन को सुधारा। उसने मानव संसाधन सबसे बड़ी चीज होती है। कोई भी निवेश, चाहे वो पोर्टफोलियो, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना मानव संसाधन इंपॉर्टेंट होता है। उसने अपने मानवों को सुधारा। वहां के लोगों ने देश के लिए काम किया। किसके लिए, देश के लिए काम किया, ठीक है। और
हम लोगों ने नहीं किया उस तरह से काम, क्योंकि हमें, और ये मेन चीज क्या थी, जब हम आजाद हुए थे ना, तो सबसे पहले हमारी जो शिक्षा नीति थी उस पर काम करना चाहिए था कि पढ़ाना है क्या बच्चों को, बच्चों को क्या सिखाना है। तो बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है भाई। बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाना है? मॉरल वैल्यू सिखानी है, सबसे पहले नैतिकता सिखानी है, तौर तरीके सिखाने हैं, ताकि विश्व के किसी भी देश में जाएं, भाई अमेरिका, कुछ देश ऐसे नहीं है जिनको, मतलब वहां का कोई अच्छा, पाकिस्तान का कोई अच्छा आदमी भी अगर अमेरिका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहा होगा और पता चल गया पाकिस्तानी है, तो पूरा कपड़े उतरवाते हैं उसके। क्यों? क्योंकि संदेह में है। और भारत ठीक है, भारत के संस्कार अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे उसमें पाश्चात्य जो संस्कृतियां वो कर रही है ना, उनको डाउन करना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे जापान सिखाता है, मतलब चौथी पांचवी क्लास तक ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है, तौर तरीके सिखाए जाते हैं, बड़ों के साथ कैसे रिस्पेक्ट करनी है, शिक्षकों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, देश के लिए कार्य करना है, सड़क कैसे क्रॉस करनी है। अरे भाई हमें क्या नहीं आ रहा है, हमें पार्किंग सेंस नहीं पता कि गाड़ी पार्क कैसे करनी है। आपने अगर स्कूटी लगा दी, आपके पीछे 90 डिग्री का एंगल बना के दूसरा लगा देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये आदमी निकलेगा कैसे। कार पार्क कर रहे होंगे तो पार्किंग सेंस नहीं है, चल रहे हैं तो टी 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 क्या करते हुए, हॉर्न बजाते हुए चल रहे हैं। पहले लिखा होता था गाड़ियों के पीछे कृपया हॉर्न बजाएं, अब लिखा होता है कि डोंट हॉन्क, ऐसे लिखा होता है ना। कि इतना परेशान हो गया आदमी भाई। पहले सीमित गाड़ियां थी, और कुछ तो मानसिक रोगी हैं जो मतलब हॉर्न बजा बजा कर चलाते, पता नहीं क्या समस्या है, कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो आगे वाला परेशान हो सकता है। दूसरा, कोई अगर बुजुर्ग चल रहा है, कोई अगर महिला चल रही है, तो आप अगर उसके पीछे हॉर्न बजाएंगे तो वो और डिसबैलेंस हो जाएगा भाई। आपको थोड़ा तमीज और तहजीब से चलना पड़ेगा। अगर कोई बुजुर्ग चला रहा है तो उसके अंदर उतनी क्षमताएं नहीं है, वो नहीं संभाल पा रहा गाड़ी को, आपने वेट करना है वहां पर। कहां की जल्दी है, कहां की जल्दी है। दूसरा, अभी मेरे ख्याल से दिल्ली में 15 लाख का जुर्माना लगा है, क्योंकि बहुत दूर तक उसने एम्बुलेंस को साइड नहीं दी और रेस कर रहा है एम्बुलेंस के साथ। तो ऐसे अगर मनुष्य नहीं है भाई वो, तो फिर उस एम्बुलेंस के अंदर एक व्यक्ति की क्या है, जान खतरे में। वो सिखाना पड़ेगा कि एम्बुलेंस जैसे ही आती है आपने उसको क्या करना है, आपने साइड होना है किसी भी हाल में। क्योंकि आपने अगर 1 मिनट की लेट कर दी और वो 1 मिनट लेट अगर पहुंचा जो पेशेंट है, तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। और जान जब जाती है तो भाई खाली वही नहीं जाता है, उसके साथ और बहुत सारी चीजें चली जाती है। नहीं है समझ में? वो सब सिखाना पड़ेगा। क्या करेंगे जी? हड़ताल करेंगे। क्यों करवाएंगे? नेता बनने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? दीवारें खराब कर देंगे। आप लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं करते आप प्रचार? इसलिए नहीं करता हूं। शहर की दीवारें खराब थोड़े करनी है सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, है कि जी मेरे ये निकले, मेरे वो निकले। जो निकले वो अपने संघर्षों से निकले, आप अपने संघर्षों से निकलेंगे। उन्हें देख के निकलोगे क्या? उनके संघर्ष अलग थे, उनके जीवन, उनकी समस्याएं अलग थी, आपकी अलग है। तो शहर भी गंदा नहीं करना है, ये सिखाना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलना है। जैसे कोई बच्चा आता है कि जी मैं निकल जाऊंगा 2 महीने में, तो ये इसको एथिक्स बोला जाता है कि नहीं निकलोगे आप। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो नहीं निकलोगे, क्योंकि कंपटीशन है ये। आप या तो आप गॉड गिफ्टेड हो, स्वामी विवेकानंद हो, कि एक बार पढ़ते हो और याद हो जाता है आपको, है ना। इतना बड़ा क्या बोलते हैं सिलेबस है, और आप चाह रहे हो कि पहले फॉर्म भर रहे हो, जब एडमिट कार्ड हाथ में आ जा रहा है, 1 महीने बाद पेपर है, तब आप मेरे को पूछ रहे हो कि निकल जाएंगे। तो नहीं निकलोगे। कड़े शब्दों में बोल रहा हूं। टाइम लगता है, मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमताएं होती हैं, मल्टीपल रिवीजन करने होते हैं। अभी भी अगर आप पूछेंगे जो नए बच्चे हैं कि क्या हम निकल जाएंगे, तो अभी नहीं निकलोगे। कब निकलोगे? जब स्वाध्याय करोगे, अध्ययन करोगे, जब खुद बैठ के पढ़ोगे। समझ में आया? ठीक है। एथिक्स पर चलना कठिन होता है, लेकिन उस व्यक्ति से पूछे जो चलता है, वो संतुष्ट है अपने अंदर से, उसको पता है कि वो क्या नहीं है, गलत नहीं है। विश्व युद्ध के परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला के चिन्ह आज भी जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में दृष्टिगोचर होते हैं।
यह एक महाविनाशकारी युद्ध था। इसके बहुत सारे परिणाम हुए। इस महायुद्ध में धन जन की अपार हानि हुई। लगभग 5 करोड़ लोग काल कवलित हो गए, करोड़ों घायल हुए, 5 करोड़ लोग मरे। सोच सकते हो कितने? 5 करोड़ लोग मरे और करोड़ों लोग घायल हुए, अपंगता के शिकार हो गए, अरबों पाउंड की संपत्ति नष्ट हो गई। और एक देश प्रॉफिट कमा रहा था, कौन? अमेरिका। अरे यार 1492 में खोजा गया एक जगह, है ना, कोलंबस ने देख लिया कि नई दुनिया है, अमेरिको विसुपुक्की के नाम पर अमेरिका नाम पड़ गया, ब्रिटेन भी चला गया, सब कई देश गए बाद में। ठीक है, ब्रिटेन का उपनिवेश बना, वो बाद में वो स्वतंत्र हो गया। इतना अमीर कैसे हो गया इतनी जल्दी? तो अमीरी क्या होती है कि अमीरी ऐसे नहीं आती है। अमीरी, वो ये लड़ रहे थे, ये बेच रहा था। क्या कर रहा था? ये बिजनेस कर रहा था। यूरोप का सारा सोना बताया जाता है कि अमेरिका में आ गया था, जमा हो गया था। और यूरोप कर्जदार हो गया था किसका? अमेरिका। ब्रिटेन जो पापा है अमेरिका का, ब्रिटेन का पुत्र है अमेरिका। पुत्र ने, जब पिताजी लड़ रहे थे तो पुत्र प्रॉफिट कमा रहा था। किससे? और पिताजी हो गए कर्जदार और बेटा हो गया क्या? अमीर। तो जो प्रॉस्पेरिटी वहां पर दिखती है आपको, या जो ब्रिटेन में दिखती है, तो बहुत खुश मत हुआ करो। लूट के हो रखी है। किससे? लूट के। ब्रिटेन अगर उसका पौंड बहुत ऊपर है तो उसके पीछे उनके पूर्वजों की लूट है, जो उन्होंने बहुत सारे उपनिवेश बनाए थे। समझ में आया? और हम जो कृषि प्रधान गरीब देश थे, तो हमें लूटा गया, इसलिए हम गरीब थे। उस पर भी दुख नहीं करना चाहिए। हाँ, दुख ये करना चाहिए कि हमें संघर्ष करना चाहिए कि नहीं भाई, ये गलत हुआ, जो भी हुआ, चलो अब शुरुआत करते हैं। कहां तक पहुंचे हम? अरबों पाउंड की संपत्ति नष्ट हो गई। बाल्टिक सागर से काले सागर तक का संपूर्ण क्षेत्र विनष्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमानवीय कृत्य और दरिंदगी की सीमा नहीं रही। लोग एक दूसरे राष्ट्र के युद्ध बंदियों के साथ क्रूरतम व्यवहार करने से बिल्कुल विचलित नहीं हुए। इस विश्व युद्ध की परिस्थितियों एवं सोवियत रूस के प्रभाव के कारण साम्यवादी प्रसार बड़ी तीव्रता से हुआ। यूरोप में रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, पोलैंड आदि में साम्यवादी सरकारें स्थापित हुई। इस युद्ध में परमाणु अस्त्रों की भयंकर विनाश लीला का देखकर संसार में इस घातक अस्त्र के निर्माण और संग्रह की होड़ लग गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पराधीन देशों में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का संचार हुआ। ये देश स्वतंत्रता संघर्ष की ओर प्रेरित हुए। धीरे धीरे अफ्रीका और एशिया के देश स्वतंत्र होते चले गए। भारत भी इसीलिए आजाद हुआ भाई, अगर आप मेरे से पूछें तो। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होता तो भारत आजाद ना होता। ठीक है। इस प्रकार साम्राज्यवाद का अंत हो गया, किंतु इसके बाद संपूर्ण विश्व दो गुटों, पूंजीवादी और साम्यवादी में विभाजित हो गया। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत रूस ने किया। गुटीय विभाजन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ आर्थिक प्रभाव क्षेत्रों के निर्माण में संलग्न हो गए। दोनों देश निर्बल राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए प्रयत्नशील हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश भर में त्राही त्राही मच गई। चारों तरफ से शांति चाहिए की आवाज गूंजने लगी। इस महायुद्ध की विनाश लीला ने मानव को प्रेरित किया कि वे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी संगठनों की रचना करें। विजेता राष्ट्रों ने विश्व शांति के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की। इसलिए यूएनओ डे मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को। क्या मनाते हैं? यूएनओ डे। तो मैंने कहा अभी भी सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज पर है? मानव संसाधन पर काम करने की जरूरत है। मानव संसाधन एक ऐसी चीज है, आज आप अगर उनको क्या करोगे? समृद्ध करोगे। अगर कोई देश मानव संसाधन से समृद्ध हो जाता है तो आने वाले समय में उसके रिटर्न कई गुना मिलते हैं। जैसे मानव संसाधन में पढ़ाई भी है। एक बच्चे को आपने पढ़ाया, लिखाया, तमीज, तहजीब सब चीजें सिखाई, अस्त्र शस्त्र सारे ज्ञान दिए। आने वाले समय में जो रिटर्न मिलेगा देश को, वो क्या मिलेगा? बहुत अच्छा मिलेगा, है ना। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकला हुआ जो जेंटलमैन कैडेट होता है, वो जीवन भर क्या करता है? देश के लिए काम करता है, आफ्टर रिटायरमेंट भी। इसके बाद और जो सिविलियन होता है वो आपको पता ही है फिर क्या करता है। ठीक है। और ये जो यूरोप के देश हैं, क्रूर देश हैं, इनका तो खेल ही फुटबॉल है। राजा की गर्दन काटकर जूतों से मारना एक दूसरे उसमें, और दूसरा पक्ष क्या करता है? अपने राजा की गर्दन के लिए क्या करता है? संघर्ष करता है कि उस गर्दन को हमने अपने उसमें लाना है।
तो जहां गर्दनों को जूतों से मारा गया हो और जिसको देखकर बच्चों ने फुटबॉल बनाया हो, है ना, लेदर का ही होता है। तो ये खेल जो आए, ये दरअसल क्या हुआ, ये युद्धों के खेल हैं ये। इसीलिए फुटबॉल जो गेम है, ठीक है, अच्छा है एज ए गेम अगर आप खेल रहे हैं, लेकिन हिंसक गेम है। इस पे कोहनी मारना और ये सब करना, ये मतलब कंधा से धक्का देना, ये सब फॉल नहीं होता है उसमें। अब तो कई नियम बदल गए, लेकिन पुराने जमाने में नहीं था। ऐसे ही कुछ देशों में आपने देखा होगा, घोड़े पर बैठकर एक भाला लेकर क्या करना है, बकरा पड़ा रहता है उस खाल को उठाना है ऐसे करके। तो ये कैसे क्रूर खेल है, कैसे खेल है, जैसा खेल होंगे तो इसका मतलब प्रवृत्तियां भी वैसी हैं। फिर ब्रिटेन ने कहा नहीं, हम तो जेंटलमैन, हम तो क्या है, बड़े कैसे हैं, तो उन्होंने क्रिकेट बनाया, क्रिकेट में नियम बने, है ना, उसमें मतलब आप फुटबॉल की तरह नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा हम सभ्य देश हैं, सभ्य देशों का खेल माना जाता क्रिकेट को, उसमें आप टी शर्ट उतार कर ऐसे नहीं घुमा सकते। गांगुली जी ने की थी एक बार, फाइन लग गया था। सभ्य देशों का खेल है कि तमीज से खेलना है इसको, कैसे, कपड़े पहन के खेलना है, पूरा बाकायदा ड्रेस होती थी पहले, व्हाइट ड्रेस, स्वेटर। समझ में आया? तो चलिए, ये वर्ल्ड वॉर हो गया, इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको आपने क्या करना है,